वामन इब्राहिम। बच्चों आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो असल में एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 4 के। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने नोट्स ले लेने हैं एफ स्टार के नेम से। तो इसी पे से हमसे जो इसमें जो न्यूमेरिक एमसीक्यूज है सॉरी वो हम सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू कहता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। बच्चे पहले ये समझते हैं कि असल में हमारे पास ग्राफ है क्या। हमारे पास ग्राफ होता है हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान में, यानी कि अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें हमारे पास ग्राफ आएगा और बच्चों ये ग्राफ हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान में आएगा। अब अगर इसमें दो, एक एक्स एक्सिस होता है दूसरा वाई एक्सिस होता है हमारे पास। अगर मैं कह दूं इसका सिर्फ एरिया निकालें, बच्चों आपने देखना है जो एक्स के साथ चीज़ है जो वाई के साथ चीज़ है, इन दोनों के मल्टीपल को हम कहेंगे इधर आने वाली चीज़ का एरिया। अब वो क्वेश्चन ये है कि इधर इसकी शेप कितनी बनती है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो एरिया के लिए ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को अपने जहन में मल्टीप्लाई करके देख लें, सिर्फ आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। मसलन एरिया आप लोगों ने निकालना है, एरिया आएगा x इंटू वाई। अगर यानी यहाँ पे क्या इस तरह फर्ज करें ये रेक्टेंगल बनती है, तो ये हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगल है तो लेट्स सपोज ये इसकी क्वांटिटी x है और ये इसकी कितनी है y है। यानी सिंपल मैं आपको समझा दूँ कि x और y ये जो प्रोडक्ट देगी ना इधर जो चीज़ों का, ये आपको एरिया के बराबर आएगा। वो आगे डिपेंड करता है कि रेक्टेंगल है ट्राइंगल है वट एवर जो भी चीज़ है आपके पास वो बन जाएगी। अब वो कहता है एक तरफ फोर्स है और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए बच्चों इसको मैं डी लिख देता हूँ हमारे पास। यानी अब देखिए फोर्स और डी, तो बच्चों जो एफ डी होगा वो लेट्स सपोज एफ डी कॉस थीटा बन सकता है। वो जो भी चीज़ आएगी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा इसके साथ। ये सिर्फ एफ और डी आ गया। एफ और डी, एफ होती है फोर्स, डी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये असल में आ जाएगा न्यूटन मीटर। अगर यूनिट तो ये आ जाएगा जॉल। ये असल में किसके बराबर होता है बच्चों, ये वर्क के बराबर आ जाएगा। तो पहला एमसीक्यू था कि एरिया अंडर द कर्व, कौन सी कर्व है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है उसका ऑप्शन हमारे पास बनेगा बी, जो कि असल में क्या चीज़ होगी हमारे पास वर्क आ जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है कहता है वर्क ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल, सॉरी स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्क टाइम ग्राफ। यानी हमारे पास वर्क और टाइम का ग्राफ है बच्चों। ग्राफ फिर दो क्वांटिटीज का कह रहा है, इधर वर्क आ गया और इधर क्या आ गया बच्चों, टाइम आ गया। ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। जब भी आप लोगों ने स्लोप निकालनी है तो आप वाई को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यानी जो चीज़ y की है उसको x से डिवाइड करते हमें स्लोप आ जाती है। यानी कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x, तो हमें स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास आएगा चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अब देखा जाए y में, जो y में तो हमारे पास क्या चीज़ आती है डेल्टा w, ओवर x में क्या आती है डेल्टा t। तो डेल्टा W ओवर डेल्टा टी यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। बच्चों अगर ये क्वांटिटी देखा जाए तो ये क्वांटिटी हमारे पास असल में इक्वल होती है पावर के रिलेटेड आ जाती है। तो ये पावर हमारे पास आ जाएगी जिसे एवरेज पावर का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन बनेगा सी। उसके बाद थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है वर्क डन विल बी मैक्सिमम। वर्क डन का बच्चों फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब जैसे जैसे आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर उतना रहे, लेकिन अगर आप दरमियान में एंगल चेंज करते जाएंगे तो फिजिक्स ये कहती है उसका वर्क क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मसलन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो तब आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो तब हमारे पास वर्क क्या होगा मैक्सिमम। और अगर एंगल 90 का हो तो आप पास cos 90 0, तो वर्क क्या हो जाएगा 0। और अगर एंटी पैरेलल हो तो वर्क फिर भी मैक्सिमम होगा लेकिन साथ में साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव। तो आप कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव वर्क हमारे पास हो रहा है। तो वो अलहदा बात है कि वो कैसे होता है। और जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास जो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड, तो हमने कहा था हम अपवर्ड मूव करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। यानी जब हम अलॉन्ग द फील्ड मूव करेंगे पॉजिटिव, जब अपोजिट टू द फील्ड मूव करेंगे तो वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा नेगेटिव होगा। और ये कह रहा है वर्क मैक्सिमम है, तो जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो जाए तो हमारे पास थीटा कितने का आएगा 0 डिग्री का। कॉस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो वर्क आ जाएगा एफ डी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा एफ डी, जो कि असल में कौन सा वर्क होगा बच्चों मैक्सिमम वर्क हमारे पास आ जाएगा।
यानी जब एंगल 0 का हो तो वर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा, एंगल 90 का हो वर्क 0 होगा, एंगल 180 का हो तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा था, कहता वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इसका ऑप्शन असल में थर्ड का क्या बन जाएगा, ए। कहता फील्ड विल बी कंजर्वेटिव व्हेन द वर्क डन बाय, तो ये हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर कि वर्क डन बाय फील्ड वाला कौन सा, ग्रेविटेशन फील्ड वाला। मसलन आप चीज़ को ज़मीन से इधर से उठा के बच्चों ऐसे उठा के यहाँ तक ले गए, यानी चीज़ को उठाया नीचे से ऊपर तक, अब ऊपर से छोड़ेंगे तो खुद नीचे आएगी, तो जितना काम हमें करना पड़ा उतना ही वापस कर देगी। तो असल में जब ये रिटर्न होगी आपस यहाँ पे, तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब आप चीज़ को हवा में उठा के लेके जाते हैं फिर ये वापस आ जाए तो वर्क डन हमारे कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। कहता फील्ड विल बी कंजर्वेटिव व्हेन द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। बच्चों अगर ये पाथ क्लोज होगा तो वर्क डन तभी 0 होगा, अदरवाइज अगर क्लोज नहीं है, मतलब ऐसे है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वो आपसे पूछे क्या वर्क डन 0 होगा, तो आपने कहना सर ये पाथ ही क्लोज नहीं है, तो वर्क डन इन ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ क्लोज पाथ में वर्क क्या होते हैं, 0। और ऐसे फील्ड को इसमें आप किसका नाम देते हैं, आप लोग कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं, यानी कि जिसमें क्लोज पाथ में वर्क क्या हो जाए, 0। या सेकंड ये पॉइंट है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं, आपका वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, तो ये भी प्रॉपर्टी असल में कंजर्वेटिव फील्ड की है। तो एमसीक्यूज है, कह रहा है अब फील्ड विल बी कंजर्वेटिव व्हेन द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, तो 4 का डी बन जाएगा। फिफ्थ है, कहता फील्ड इन विच वर्क डन इन अ मूविंग अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। तो ये दोबारा उसने उसी की डेफिनेशन दे दी है 5 वाले की। 4 वाले का ऑप्शन आपस बन जाएगा डी। 5 वाला उसने यही कहा है कि जिसमें क्लोज पाथ में वर्क 0 हो जाए तो ऐसे फील्ड को बच्चों आप कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो 5 का हमारे पास बी बन जाएगा। कहते हैं व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी देन द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज। तो असल में वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप फोर्स लगाएं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी जिधर को आप फोर्स लगा रहे हैं उधर की बॉडी की मोशन हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है बच्चों। तो वर्क डन हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया है कि थीटा 0 का हो जाएगा, तो और वर्क कितने का हो जाएगा, मैक्सिमम का हो जाएगा। तो हमारे पास असल में जो है 6 वाला, 6 का आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपके पास मैक्सिमम डी। कहते द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये बहुत सिंपल है, अगर थीटा 0 का हो जाए तो वर्क मैक्सिमम आ जाता है, अगर एंगल 90 का हो जाए तो वर्क 0 आ जाता है, और अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए तो वर्क हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। तो उसने कहा कि वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रीजन क्या होगी, फोर्स वर्क कर रहे हैं अपवर्ड लग रही है, सॉरी डायरेक्शन अपवर्ड मोशन की तय हो रही है, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो एंगल कितने का बनेगा बच्चों, 180 का, और कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो आप कहेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -FD। तो असल में वर्क डन कितना आएगा, नेगेटिव का आएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट या एंटी पैरेलल। तो 7 का हमारे पास बनेगा बी। कहता था वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है कंजर्वेटिव नहीं है। मसलन फ्रिक्शनल फील्ड में जो किया गया काम है वो आपका पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन आप ज़मीन के ऊपर चल के यहाँ से वापस आ जाए और फिर बाहर से बड़ा चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, तो आप जितना बड़ा चक्कर लगाएंगे फोर्स उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, सॉरी आपको फोर्स उतनी ही ज़्यादा ज़ाया होगी, और आपका जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप जल्दी मुड़ के आ गए हैं और बहुत लंबा चक्कर लगा के आएंगे तो लंबे चक्कर में थकावट ज़्यादा होगी, छोटे चक्कर में थकावट कम होगी हमारे पास। तो इसका जो है ये फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फील्ड आ जाएगा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो 8 का हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्शन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन अ पार्टिकल। असल में बच्चों जो हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, MCQ 9 है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, और पार्टिकल किधर की तरफ जाना चाहता है, अलॉन्ग द टेंजेंट, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग द टेंजेंट, और पार्टिकल किसकी तरफ आना चाहता है, सेंटर की तरफ, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचती है, लेकिन पार्टिकल की हमेशा जो यही कोशिश होती है कि अलॉन्ग द टेंजेंट भागने की कोशिश करे, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट, तो एंगल कितने का आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। तो वर्क हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स FCD cos 90, cos 90 0, तो वर्क डन बाय
सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 9 है, 9 का हमारे पास बनेगा डी ऑप्शन। तो ये 9 आप लोगों ने लिख लेना, 9 का डी ऑप्शन आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करवा सकती। कहता वर्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। बच्चों अगर वर्क का फार्मूला देखा जाए, वर्क इज इक्वल टू एफ डी, यानी इसका यूनिट न्यूटन है, इसका क्या है, मीटर है। तो आप इसके यहाँ पे डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन इसका क्या आएगा, न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास अगर मैं इसके डायरेक्ट डायमेंशन लिखूं, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 और डी का क्या होगा, एल। तो हमारे पास आ जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। तो ये डायमेंशन किसका आ जाएगा, वर्क का आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको डायमेंशन की सेंस में देखें। तो ये हमारे पास इनके डायमेंशन आ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ है, वो दूसरा क्या कहते हैं, कहते हैं किस के बराबर है। अब यहाँ पे आप सभी के डायमेंशन निकाल लें, आपको एक टॉर्क जो है, टॉर्क का फार्मूला था एफ एल। यहाँ पे फोर्स का न्यूटन है, एल का मीटर है, तो डायमेंशन इसके भी क्या आएंगे बच्चों, इसके आएंगे एम एल टी की पावर माइनस 2। तो डायमेंशन टॉर्क और वर्क के आपस क्या होते हैं, सेम। तो 10 का आपके पास आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा कि वर्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क। कहते हैं द एवरेज पावर एंड द इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल। बच्चों ये चीज़ समझ लेनी है कि असल में इंस्टेंटेनियस और एवरेज कब बराबर होती है, जब चीज़ जो है एक कांस्टेंट रेट के साथ चल रही हो। पहले तो हम वेलोसिटी की एग्जांपल लेंगे, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाती है, सेम। मसलन आप ये कहते हैं बॉडी ऐसे मूव कर रही है, आप कह रहे हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू, यानी एवरेज आप कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसमें चेंज आई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। आपको हर जगह वो वाली जो वैल्यू एवरेज की है वो किसके बराबर आ गई, वो इंस्टेंटेनियस के बराबर आ गई। तो ये ऐसा कब हुआ होगा बच्चों, ये तभी बराबर होगा अगर आपको हर जगह चीज़ एक जैसी मिले, मतलब ये चेंज ना हो। आप इसका एवरेज निकाल लें या किसी भी लम्हे पे चीज़ निकाल लें, आपको सेम मिलेगी। तब जब आप कहेंगे ये एक ही स्पीड के साथ मूव करती जाएगी, यानी जब कोई चीज़ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म के साथ तय हो रही हो। जब यूनिफॉर्म या कांस्टेंट के साथ तय हो रही है तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम। इसी तरह ही वर्क जो है, अगर वो कह रहा है कि आप पास जो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ये कहता है पावर, कहते थे एवरेज पावर एंड द इंस्टेंटेनियस पावर। बच्चों एवरेज पावर जो है पी एवरेज कहता है वो बराबर हो जाती है पी इंस्टेंट के। कब, जब पावर किस रेट पे हो रही है बच्चों, कांस्टेंट के। क्यों, मसलन ये देखें, अगर मैं यहाँ पे स्पीड स्लो कर दूँ और यहाँ पे बहुत तेज़ कर दूँ, यानी कि यहाँ पे स्लो, बहुत तेज़, स्लो, बहुत तेज़, तो आपको इस लम्हे पावर, इस लम्हे और इस लम्हे आपको हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी। जहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी आपको, इसका मतलब ये है वहाँ पे टाइम कम लगेगा, और जहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी वहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब आपको हर जगह पावर इक्वली नहीं मिलेगी। तो जब आपका काम एक कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा हो, यानी पावर एक कांस्टेंट रेट के साथ है, यानी ना ज़्यादा और ना कम, तो आप उनका एवरेज निकाल लें या किसी एक छोटे से छोटे पॉइंट पे निकाल लें, आपको चीज़ सेम मिलेगी। तो MCQ 11 का जो ऑप्शन है वो आपस आएगा एट यूनिफॉर्म रेट सी। द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट। बच्चों ये आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो हॉर्स पावर है, कहते हैं द एवरेज 11 का आपके पास अब 12 है। कह रहा है जो आपके पास रिलेशन है किस किस के दरमियान में बच्चों रिलेशन है, कहता है हॉर्स पावर और वाट के दरमियान में जो रिलेशन है ये क्या होता है। हमने इसको स्टडी भी किया था कि हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर है ये बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि जो 1 हॉर्स पावर है वो 746 वाट आ जाते हैं। तो 12 का हमारे पास आ जाएगा बी। कहता है इफ़ द मैस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड। और जो अगर मैस डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। असल में ये MCQ बच्चों इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम इसको सिंपल समझ सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो FSC लेवल है वहाँ पे हम फार्मूला जो काइनेटिक का यूज़ करते हैं वो 2 की यूज़ करते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन है और एक काइनेटिक एनर्जी का मैस और वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। इनकी सेंस में स्टडी करते हैं। असल में ये MCQ जो 12 है कि इफ़ द मैस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो MCQ हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये मैंने बताया इतना सिंपल MCQ नहीं है। असल में इसमें 2-3 रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। अब उसने कहा कि मैस आप लोगों ने डबल कर देना है।
अब देखिए अगर मास डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसी वक्त बच्चों क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों, आप इसको डबल करेंगे तो ये उसी वक्त पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि v वहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। असल में उसने इस सेंस में पूछने की कोशिश की है कि अगर आप मास डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, आपने कहना मास डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल, लेकिन उस वक्त स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो बच्चों एक और रिलेशन भी बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p² 2m। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है मास के साथ। अब देखें, अब मास के डबल करने से काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, लेकिन इस केस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम। तो ये आपको उसको बताना चाहिए था कि आपने बच्चों मास डबल किया है तो आया आपको वहां पे वेलोसिटी डबल रखनी है, यानी स्पीड डबल रखनी है, या आपको वहां पे मोमेंटम डबल रखना है। तो ये सॉरी मोमेंटम कांस्टेंट रखना है या स्पीड कांस्टेंट रखनी है। यानी अगर आप मास डबल करें काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी जब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। मास डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी जब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस एमसीक्यूज में आप बेशक इस क्वेश्चन के मुताबिक आप ऐड कर लें कि यहाँ पे 13 के अंदर ऐड कर लें कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, तो हमारे पास इसमें होगा ये 2 टाइम, ऑप्शन ए बन जाएगा। 13 का है, कहता वर्क डन ऑन अ बॉडी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज आपके पास है 14 कि अगर फर्ज करें आप बॉडी को मूव करते हैं यहाँ से यहाँ और उसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज हुई है, डेल्टा v 0 नहीं है, तो आप उस पर बच्चों काम करके इधर को मूव करवाएंगे। मसलन अगर आप चीज़ को नीचे से ऊपर उठाते हैं या आप चीज़ को ऐसे मूव करवाते हैं तो आपको खुद काम करना पड़ा है। जब आप इस तरह अपवर्ड मूव करवाते हैं तो आप उनकी हाइट चेंज करते हैं, तो आपका वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मसलन आपने किसी चीज़ को ज़मीन से उठा के यहाँ पे ले, इसकी कौन सी एनर्जी बच्चों बढ़ी है, पोटेंशियल। तो असल में नीचे से ऊपर उठाते उठाते आपको काम करना पड़ेगा, तो आपका किया गया काम उसके बराबर होगा जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह जब चीज़ को इससे मूव करती है, आप उसको हाथ मारें, आप उस पर काम करना शुरू करें, उसकी स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए, तो आपका जो काम है उसकी स्पीड को चेंज करेगा, आपका जो काम किया गया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। इसका मतलब हमारा वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी हो सकते हैं। अब अच्छा देखिए, अगर हम ऐसे रोक दें पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे स्पीड बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बच्चों अगर मैं नीचे से इसको ऊपर उठाऊं और साथ इसकी स्पीड भी बढ़ाता जाऊं तो चेक करें इसके ऊपर को जाते स्पीड भी चेंज हो रही है और साथ में हाइट भी चेंज हो रही है। तो हमारा बच्चों जो किया गया काम है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये 2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा किया गया काम बॉडी की टोटल एनर्जी भी चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकता है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर सकता है। कहते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज गलत है। तो इसका असल में आएगा चेंज इन इट काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों याद रखें वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होगी आपके पास कि अब देखिए फर्ज करें आप अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन एयर डाउनवर्ड से किसकी तरफ लगेगी, एज अ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। अब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड बच्चों मूव करते हैं तो हवा अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेगी। आप ज़मीन पे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट से लेफ्ट लगेगी। आप लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड आ रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट ये ऐसे डायरेक्ट करेगी। यानी फ्रिक्शन हमेशा आपकी मोशन के ऑपोजिट होती है। तो बच्चों आपकी मोशन के साथ एंगल कितने का बनेगा, 180 का। जब एंगल ही 180 का बन जाएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने का आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो आपने एक लाइन वैसे ही याद रख लेनी है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। रीजन क्या होगी, बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो हमारे पास 15 का जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद है 16, कहता द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड। कहता 2 सेकेंड में 60 वाट का बल्ब कितनी एनर्जी हमसे लेगा। बच्चों जो वाट है ना बच्चों ये पावर का यूनिट है। एमसीक्यू हमारे पास है 16, कहता पावर है 60 वाट और टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। तो असल में पावर किसके बराबर होगी, वर्क टन पर यूनिट टाइम। तो ये जो वर्क होता है ये असल में एनर्जी की फॉर्म होती है, यानी हम कह सकते हैं ये वर्क हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो पावर इधर जाके मल्टीप्लाई तो वर्क किसके बराबर आएगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारे पास 60 है, टाइम 2 सेकेंड है, तो ये आ जाएगी 120 जॉल। तो वर्क या हीट हमारे पास सारी की सारी सेम सेंस में आ जाती हैं।
तो कहता है कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। कह रहा है द पावर इज आल्सो डिफाइंड, तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रूफ भी किया था कि हमारे पास जो पावर है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम या एफ डॉट वी के बराबर होती है, तो ये हमारे पास प्रूफ भी था। तो हमारे पास 17 का जो है वो आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। कहता है 1 किलोवाट आवर, बच्चों ये भी हमने प्रूफ किया था लास्ट टाइम कि 1 किलोवाट आवर ये होता था 3.6 मेगा जॉल के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन है 18 का 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। अब ये कहता है 1 मेगावाट आवर, बच्चों देखें किलो होता है 10 की पावर 3, वाट आवर ये है 3.6 मेगा 10 की पावर 6 जॉल, यानी किलो वाट आवर 3.6 मेगा जॉल। वो कहता है 1 मेगा जॉल, तो आप इधर भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें बच्चों, और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जॉल, तो ये बन जाएगा टोटल 10 की पावर 6 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 जॉल। तो 1 देखिए बच्चों पहले किलो था वैसे आ गया, ये 10 की पावर 6, अब आपने 1 मेगा निकाला तो 10 की पावर 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3 से इस साइड पे भी, तो ये 10 की पावर 6 बन गया, तो ये मेगा वाट आवर इज इक्वल टू 3.69 10 की पावर 9 जॉल बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों 20, कहता था एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमने कैलकुलेट की थी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होती है 11.2, तो ये ऑप्शन डी बन जाएगा। कहता था 21 है, कहता था वर्क डन बाय द फोर्स एफ अप्लाइड पैरेलल, बच्चों जब पैरेलल फोर्स अप्लाई होती है तो हमारे पास वर्क इसके बराबर आता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0, तो वर्क कॉस 0 1, तो फोर्स कहता है कितने की लग रही है आपस 10 न्यूटन की, और फासला कितने का तय हो रहा है 20 का, तो ये आ जाएगा 200 जॉल। तो इतना वर्क कह रहा है हमारे पास होगा अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं, और फासला कितने का तय हो 20 मीटर का पैरेलल डायरेक्शन में। उसके बाद बच्चों जो एमसीक्यू हमारे पास आता है 22, कहते थे ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का ऐसा यूनिट बच्चों हमारे पास क्या होता है वाट होता है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों इसके ऑप्शन में जो सी लिखा हुआ है कहता है किलो वाट आवर, तो इसके साथ बच्चों आपने सर्कल करके लिख लेना है किलो वाट आवर। असल में किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, पावर का यूनिट नहीं है, तो एमसीक्यू में कभी कभार आ जाता है कि किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी आर पावर, तो किलो वाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है। क्यों, हम जब किलो वाट आवर को सॉल्व करते हैं जवाब किस में आ जाता है जॉल में, और वैसे भी जब वाट के साथ आवर यानी टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें एक एनर्जी ही हासिल होती है। उसके बाद बच्चों जो ऑप्शन है वो सॉरी एमसीक्यूज है वो आप पास है 24, कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। बच्चों जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होती है कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आ जाएगा 24 का। कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस, तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बच्चों ये दो चीज़ें आ जाएंगी। अब वर्क डन होता है किसके बराबर है एफ डी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन आ जाएगी। और ये आपस यहाँ पे जो एमसीक्यू का ऑप्शन बनेगा ये आपस बच्चों जो ऑप्शन आएगा ये आएगा सी ऑप्शन। तो बच्चों इसके बाद जो है वो हमारे पास बाकी एसएस में शामिल सॉरी एएलपी में शामिल नहीं है। तो बच्चों ये आपके जो एमसीक्यू थे ये चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू हमारे पास कवर हो चुके हैं। अगर आपको इसमें से कोई इशू आ रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस एमसीक्यूज़ का आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें आप पास एमसीक्यूज़ के नोट्स है वहाँ से देखें, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप फिर कमेंट करें। आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं पता चल रहा तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।